मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू, आपका हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हम किस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकाल सकते हैं, उनमें से प्राप्त विभिन्न पद संकेतांक को किस प्रकार से हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए निकाल सकते हैं, कौन से उसके अंतर्गत जो नियम हैं हुंड के, जिनके आधार पर हम आद अवस्था का निर्धारण कर सकते हैं, के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कितनी हैं, कौन कौन सी संक्रमण संभव हैं। तो आज का हमारा जो टाइटल है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कितनी प्रकार के संभव हैं संकुल यौगिकों में। तो सबसे पहला बिंदु तो हमारा ये है कि जो संक्रमण संकुल यौगिक हैं वे सामान्यतया रंगीन होते हैं, यानी कि कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं? जब भी हम किसी संकुल यौगिक को प्रकाश में रखते हैं तो प्रकाश की जो रेडिएशंस उसके ऊपर आती हैं, उसका कुछ भाग संकुल यौगिक के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उसका अवशोषण कर लिया जाता है। तो उसके बाद जो शेष बची हुई जो प्रकाश की तरंगधैर्य हैं वो उसमें से वापस बाहर निकलती है। तो कुछ भाग का अवशोषण करते हैं, कुछ उसमें से ट्रांसमिट हो जाती हैं, जिसके कारण संकुल यौगिक हमें रंगीन दिखाई देते हैं। और इसके लिए हम पहले से पढ़ चुके हैं कि मुख्यतया यदि उस प्रकाश के कुछ भाग वाली तरंगधैर्य वाली रेडिएशन का पदार्थ या संकुल यौगिक अवशोषण करता है तो वो हमें कलर दिखाई देता है। यदि वो पूरी की पूरी रेडिएशन को वापस ट्रांसमिट कर देता है तो वो कलरलेस होता है, अर्थात वो हमें रंगहीन दिखाई देता है। और साथ ही यदि वो पूरी की पूरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो पदार्थ हमें संकुल यौगिक हमें ब्लैक दिखाई देता है, काले रंग का दिखाई देता है। तो संकुल यौगिक को जब भी हम प्रकाश के क्षेत्र में रखते हैं तो रेडिएशंस का वो अवशोषण करता है, और ये जो रेडिएशंस हैं वो आपकी अल्ट्रा वोलेट रीजन की हो सकती हैं, आपकी इंफ्रारेड रीजन की हो सकती हैं, आपकी विजिबल क्षेत्र की हो सकती हैं। जब भी हम संकुल यौगिक को रखेंगे तो अलग अलग क्षेत्र की जो रेडिएशंस हैं उनको पदार्थ अवशोषित करता है, उनके द्वारा अलग प्रकार के ट्रांजिशंस हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो संक्रमण धातु संकुल यौगिक हैं उनके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रा है उसके अध्ययन करके जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, वह बंधन है मेटल और लिगेंड के बीच में, उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ जो विभिन्न प्रकार के संक्रमण या ट्रांजिशन संकुल यौगिकों में संभव हैं वो निम्न प्रकार से हो सकते हैं, 4 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला है डीडी ट्रांजिशंस, डीडी संक्रमण। ये बिल्कुल सिंपल और सरल हम हर कक्षा के अंतर्गत पढ़ते आए हैं, और सीएफटी का मेन कॉन्सेप्ट भी यही है। हमने इसके बारे में पूरी तरह से अध्ययन किया है। मैं एक बार पुनः यहाँ इसको रिपीट कर देता हूँ कि डीडी संक्रमण क्या है। कि सीएफटी के आधार पर हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में पाए जाने वाले बंध की प्रकृति आपकी आयनिक प्रकार की होती है। जब कोई मेटल लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो उसके जो डी कक्षक हैं मेटल के, वे विभाजित हो जाते हैं, और डी कक्षकों में विभाजन के परिणाम स्वरूप कुछ कक्षक लोअर एनर्जी के, कुछ कक्षक हायर एनर्जी के, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल, कि उस संकुल यौगिक की ज्यामिति के आधार पर उनका लोअर और हायर एनर्जी के कक्षकों में विभाजन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका निम्न ऊर्जा स्तर से ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है। जब भी हम किसी पदार्थ को दृश्य प्रकाश क्षेत्र की रीजन के अंतर्गत रखते हैं तो
इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है। और जिस तरंग दैर्ध्य वाली रेडिएशन का वो अवशोषण करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें उस पदार्थ का दिखाई देता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है वो है कि जो पॉसिबल ट्रांजिशन है वो है इसके अंतर्गत कि चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस, आवेश स्थानांतरण संक्रमण फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ये जो सेकंड पॉइंट है वो है लिगेंड से मेटल की ओर आवेश स्थानांतरण। तो यहाँ पर इसको हम शॉर्ट के अंदर LMCT के नाम से भी जानते हैं कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। अब ये कब होगा? बिल्कुल सिंपल है इसके लिए कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं किसके, लिगेंड के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? या तो होते हैं वे सिग्मा और पाई। तो लिगेंड के जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन मेटल के जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनके अंतर्गत होता है। इस प्रकार के संक्रमण में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन मेटल के विपरीत बंदी या अबंदी आणविक कक्षकों में होता है। और इसके जो परिणाम स्वरूप लिगेंड और मेटल के बीच में जो उपापचयन रेडॉक्स रिएक्शन संपन्न होती है के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार का जो संक्रमण है, ट्रांजिशन है, कौन सा? लिगेंड से मेटल की ओर इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन, केवल हम इस MOT के आधार पर ही इसको समझा सकते हैं। CFT के आधार पर हम इस लिगेंड से मेटल की ओर इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन नहीं समझा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है वो है MLCT, यानी कि नाम में तीसरे बिंदु के अंतर्गत थोड़ा सा परिवर्तन की MLCT यानी कि मेटल से लिगेंड की ओर आवेश का, चार्ज का स्थानांतरण। तो इसके अंतर्गत बिल्कुल सिंपल कि मेटल के जो विपरीत बंदी आणविक कक्षक बचे हुए हैं उनसे इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन लिगेंड के विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में होता है। तो इस प्रकार के स्थानांतरण को हम मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस कहते हैं। और इस प्रकार का स्थानांतरण UV जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत पाया जाता है। कभी कभी ये दृश्य जो प्रकाश का क्षेत्र है उसके अंतर्गत भी ये पाया जाता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में धातु परमाणु लिगेंड का अपचयन कर देते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इसमें लिगेंड का अपचयन कर देते हैं। और इस संक्रमण में बैंड सामान्यतया UV क्षेत्र में प्रदर्शित होता है, कभी कभी ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र में भी प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमारा जो अंतिम बिंदु है वो है LLCT यानी कि लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। बिल्कुल सिंपल है कि लिगेंड के जो विपरीत बंदी या अबंदी आणविक कक्षक होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दूसरे लिगेंड के विपरीत बंदी या अबंदी आणविक कक्षकों में होता है। तो उसको हम LLCT लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस कहते हैं। और ये भी मुख्यतया हमारा UV क्षेत्र के अंतर्गत ही पाया जाता है। किसी स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम की पोजीशन, उसकी स्थिति व उसकी ऊर्जा को समझाने के लिए हम निम्न संबंध काम में लेते हैं। डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 H म्यू बराबर HC अपॉन लेमडा, जहाँ पर E1 संक्रमण से पहले की ऊर्जा है और E2 संक्रमण के बाद की ऊर्जा है, दोनों का अंतर डेल्टा E है। उसके बाद H प्लांक्स कांस्टेंट है, म्यू बराबर फ्रीक्वेंसी है और H बराबर प्लांक्स कांस्टेंट है, C बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लेमडा जो है वो तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ पर
जो E1 है, E1 वो ग्राउंड स्टेट अर्थात संक्रमण से पहले की जो अवस्था है, जो इसको हम बॉन्डिंग स्टेट मानते हैं, यहाँ पर जो स्थिति है वो है सिग्मा एंड पाई, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। और जो E2 है वो आपका उत्तेजित अवस्था यानी आफ्टर ट्रांजिशंस, तो ये है आपके विपरीत बंदी, जिसमें सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास में कि कुल मिलाकर के जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं वो कितनी हो सकती हैं, कौन से आणविक कक्षकों से, अबंदी कक्षकों से विपरीत बंदी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन संभव है, वो निम्न प्रकार से हैं पॉसिबल ट्रांजिशंस। देखिए इसके अंतर्गत कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो सकता है, N2 सिग्मा स्टार हो सकता है, पाई से पाई स्टार हो सकता है, N2 पाई स्टार हो सकता है, सिग्मा 2 पाई स्टार हो सकता है और पाई स्टार 2 सिग्मा स्टार हो सकता है। लेकिन ये पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, इनमें से कौन से संभव हैं ये हमें बताने होंगे। तो बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर नंबर 1 सबसे पहले है सिग्मा 2 सिग्मा स्टार। सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, यहाँ इसके अंतर्गत जो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो इसके अंतर्गत बताया गया है। यहाँ से सिग्मा 2 सिग्मा स्टार, देखिए इसके अंतर्गत ऊर्जा का अंतराल बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ट्रांजिशंस संभव नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा इतनी अधिक मात्रा में नहीं मिलती है कि वो यहाँ से उत्तेजित होकर के इस हायर एनर्जी विपरीत बंदी सिग्मा स्टार कक्षक में जा सके, एंटी बॉन्डिंग विपरीत बंदी में जा सके। तो ये पॉसिबल ट्रांजिशंस नहीं है, ये संभव नहीं है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है N2 पाई स्टार, N2 पाई स्टार, यहाँ से देखिए N2 सिग्मा स्टार, N2 ये N2 सिग्मा स्टार, जबकि यहाँ पाई स्टार है बीच में, इसलिए N2 इसमें भी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए ये भी संभव नहीं है। तो दो ट्रांजिशन संभव हैं आपकी, पाई टू पाई स्टार, N2 पाई स्टार, ये वाली केवल पाई टू पाई स्टार एंड N2 पाई स्टार ट्रांजिशन संभव है, क्योंकि इनमें जो ऊर्जा का मान है, ऊर्जा का जो अंतर है वो अपेक्षाकृत कम है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से इन कक्षकों में ऊर्जा प्राप्त होकर के ये उत्तेजित होकर के नेक्स्ट एंटी बॉन्डिंग जो विपरीत बंदी पाई स्टार कक्षक है उसमें जा सकते हैं। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट सिग्मा 2 पाई स्टार। तो सिग्मा 2 पाई स्टार, ये भी अंतराल ज़्यादा है, संभव नहीं है। और एक है पाई स्टार टू सिग्मा स्टार, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार, ये असंभव है, नहीं हो सकती है। तो हमारे पास में जो टोटल ट्रांजिशंस थी वो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि कौन सी संभव है। इसके अंतर्गत केवल संभव है हमारे पास में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन संभव है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपका N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, इसके अंतर्गत संभव है। ये जो ट्रांजिशंस हैं आपकी जितने भी प्रकार की, जिसके अंतर्गत DD ट्रांजिशन है, उसके बाद में लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन है, उसके बाद में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस है, और उसके बाद में है लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशंस हैं। इनको हम समझाएंगे कि कौन सी ट्रांजिशन आपकी संभव है, कौन सी ट्रांजिशंस आपकी संभव नहीं है। और इनको समझाने के लिए हमारे पास में कुछ जो नियम हैं वो दिए हुए हैं कि जिनको हम ये कहते हैं कि किस नियम के आधार पर कौन से ट्रांजिशन संभव हैं। तो ये जो नियम हैं वो हम हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे। आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपने वीडियो को देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी समस्या लिख करके पूछ सकते हैं। नंबर हैं अपने ग्रुप में सभी अपने टीचर्स के, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई संदेह की स्थिति न रहे, आप अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।